अगले दिन मैक्स और असिवा आज अलग हो गए क्योंकि लेक्चर में शामिल होने की उनकी योजनाएं एक दूसरे से भिन्न थीं और चूंकि मैक्स क्लास के बाद सीधे ग्रेविटी चैम्बर में ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, इसलिए उसने असिवा को पहले ही सूचित कर दिया था कि वह प्रस्थान के समय उससे सीधे मिलेगा। मैक्स ने एक बार फिर माना की मूल बातें विषय पर व्याख्यान में भाग लिया और माना की कार्यप्रणाली और उसके गुणों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। लेक्चर से मैक्स को जो मुख्य बातें सीखने को मिली वे इस प्रकार हैं। माना ब्रह्मांड में बहने वाली नदी के समान थी। इसे एक ज्वारीय बल के रूप में माना जा सकता है जो बहता रहता है। माना की कल्पना एक अनंत सागर के रूप में की जा सकती है जिसमें असंख्य समुद्री जीव व्याप्त हैं। समुद्री जीवों के लिए ये सागर ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रतीत होता है। हालांकि इसके अलावा भूमि और वायु भी मौजूद हैं जिनसे वे अनभिज्ञ हैं। इसी प्रकार माना एक विशाल शक्ति होते हुए भी ब्रह्मांड में एकमात्र शक्ति नहीं है। ऊर्जा इसका एक सबसे बड़ा विकल्प है। जैविक ऊर्जा या ऊर्जा किसी व्यक्ति के स्टेट बार का स्टेमिना पहलू था। ये भोजन के सेवन से प्राप्त ऊर्जा थी जिसे शरीर द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता था। जैविक ऊर्जा माना से भिन्न थी और यह शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को शक्ति प्रदान करती थी, लेकिन इसे माना से पूरक भी किया जा सकता था। यही कारण था कि अमर देवताओं को जीवन निर्वाह के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं रही और कुछ विशेष प्रजातियों ने केवल माना पर जीवित रहने के लिए विकास किया। लेकिन इसका विपरीत भी सच था। कोई शारीरिक ऊर्जा के उपयोग से माना को पूरक कर सकता था। हालांकि यह क्षेत्र अभी तक काफी हद तक अनछुआ है। इस व्याख्यान ने मैक्स को सोचने समझने के लिए कई विचार उत्तेजक प्रश्न दिए और उसने भविष्य में ऐसे रोचक विषयों के बारे में अधिक जानने के लिए एक भी व्याख्यान न छोड़ने का संकल्प लिया। वहां से मैक्स सीधे गुरुत्वाकर्षण कक्ष में चला गया। आज ग्रेविटी चैम्बर में काफी भीड़ थी। मैक्स से पहले ही लगभग 200 लोग लाइन में लगे हुए थे और उससे भी कहीं ज्यादा लोग उसके पीछे लाइन में लगे हुए थे। 1 घंटे के लिए कक्ष का उपयोग करने की लागत 200 मेरिटन प्रति घंटा थी, जो काफी अधिक थी। इसका मतलब यह था कि कुछ घंटों के लिए इसका उपयोग करना लगभग एक व्याख्यान में भाग लेने जितना ही महंगा था। मैक्स के पास लगभग 3500 मेरिट पॉइंट्स जमा थे, इसलिए वह बाहर जाने से पहले 10 घंटों का किराया चुकाने में सक्षम था, क्योंकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कमरे में प्रवेश करने से पहले पूरे 2000 मेरिट पॉइंट्स का भुगतान कर दिया। जैसे ही मैक्स गुरुत्वाकर्षण कक्ष में दाखिल हुआ, उसे चक्कर आने लगे और उसे सांस लेने और अपने पैरों पर खड़े रहने में कठिनाई होने लगी। उसके चारों ओर एक विशाल संलग्न कक्ष था जो क्षेत्रफल में लगभग 5 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ था, जिसके भीतर प्रशिक्षण के लिए अलग अलग गुरुत्वाकर्षण स्तर वाले कई छोटे क्षेत्र थे। इस समय मैक्स का गुरुत्वाकर्षण स्तर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 5 गुना के बराबर था, जो पूरे कक्ष में सबसे कम गुरुत्वाकर्षण स्तर था। उसके चारों ओर ट्रेडमिल और अन्य व्यायाम उपकरण थे, क्योंकि मैक्स अपनी पसंद के अनुसार यह चुन सकता था कि वह आज यहाँ किस प्रकार का प्रशिक्षण करेगा। गुरुत्वाकर्षण कक्ष चपलता और सहन शक्ति दोनों प्रकार के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी था। सैद्धांतिक रूप से ये ताकत बढ़ाने वाले प्रशिक्षण के लिए भी उपयोगी था, लेकिन चूंकि वजन केवल द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का गुणनफल होता है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति 5 गुना गुरुत्वाकर्षण वाले कक्ष में 1 किलोग्राम का डंबल उठाता है, तो वह जिम में 5 किलोग्राम का डंबल आसानी से उठा सकता है। मैक्स ने एजिलिटी ट्रेनिंग का विकल्प चुना और उसने झुकी हुई ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू किया, जिसकी गति हर 1 मिनट बीतने के साथ बढ़ती जाती थी। आज प्रधानाचार्य के भाषण के बाद पहला दिन था और ऐसा लग रहा था कि कई लोग उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का पालन करने के लिए प्रेरित थे, क्योंकि कक्ष हर गुजरते सेकंड के साथ भरता जा रहा था। मजबूत श्रेणी 1 के व्यक्ति सीधे 5G जोन से उच्चतर जोन में चले गए, जबकि कमजोर श्रेणी 0 के कई व्यक्ति 5G को संभाल नहीं पाए, क्योंकि वे चैम्बर में 1 मिनट के भीतर ही बेहोश हो गए और उन्हें कर्मचारियों द्वारा बाहर ले जाना पड़ा। मैक्स ने अपने दांत पीसते हुए सोचा कि क्या वह वास्तव में उन 10 घंटों तक टिक पाएगा जिनके लिए उसने अपने मेरिट पॉइंट्स का भुगतान किया था, और उसने अपने शरीर को ठीक से गर्म करने के लिए ट्रेडमिल पर पहला व्यायाम शुरू किया। महज 5 मिनट बाद ही मैक्स को बहुत पसीना आने लगा, क्योंकि उसका दिमाग सुन्न होने लगा था और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। मस्तिष्क तक खून पहुंचाने की कोशिश में वह खुद पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा था। आराम से बेटा, सांस लेना मत भूलना, दादा ड्रैक्स ने मैक्स की खराब शारीरिक स्थिति का जायजा लेते हुए कहा। मैक्स दौड़ता रहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसका शरीर इस यातना को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि 7वें मिनट तक आते आते मैक्स की आंखों के सामने काले धब्बे नाचने लगे थे। बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मैक्स ने मन ही मन ड्रैक्स से फुसफुसाते हुए कहा। वह अपने शरीर में हो रहे दर्द से बचना चाहता था। बस इतना ही काफी है लड़के,
क्या तुम्हारी दयनीय इच्छा शक्ति यहीं तक सीमित है? हाँ, कमजोर। ड्रैक्स ने मैक्स को प्रेरित करने की कोशिश की। कोई बात नहीं मैक्स, छोड़ दो अगर तुम जैक और एमी को अपनी आंखों के सामने से घसीटते हुए फिर से देखना चाहते हो। छोड़ दो अगर तुम वही कमजोर बने रहना चाहते हो जिसने ये सब होने दिया। ड्रैक्स ने मैक्स का अपमान करते हुए कहा, जिससे मैक्स के दिल में गुस्सा भड़क उठा। चुप रहो, मैक्स ने एक बार फिर रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। हालांकि वह हौंफ रहा था, लेकिन इस अपमान ने उसे बहुत जरूरी एड्रेनालाइन का बढ़ावा दिया, जिसने उसे उस क्षण हार मानने की इच्छा पर काबू पाने में मदद की। तुम अभी पहले दर्जे के भी नहीं हो। क्या होगा अगर बेनेडिक्ट या कोई और बदमाश तुमसे पंगा ले? क्या तुम हमेशा की तरह अपने भाई के पास भाग जाओगे? ड्रैक्स ने पूछा। चुप रहो, मैक्स ने इस बार अपने मन में थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, जबकि ड्रैक्स मैक्स के शरीर में हो रहे बदलावों को देखकर मुस्कुरा रहा था। अभी तो मुश्किल से 10 मिनट ही बीते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि सोफी ने तुम्हें धोखा क्यों दिया। इतनी कम सहनशक्ति के साथ खुद को मर्द कहना मुश्किल है। चुप रहो, मैक्स जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसका होश ठप हो गया और उसकी आदिम प्रवृत्ति ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। मैक्स, जो जोर जोर से हौंफ रहा था, अचानक संभल गया और अपनी सांसों को स्थिर करने लगा, क्योंकि उसने अवचेतन रूप से अपने खून को पतला करने और उसे शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाने के लिए रक्त हेरफेर का उपयोग करना शुरू कर दिया जहां उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण खून पहुंचने में कठिनाई हो रही थी। अचानक मैक्स के लिए प्रशिक्षण सहनीय हो गया, जिसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए लयबद्ध गति से दौड़ लगाई, मानो उच्च गुरुत्वाकर्षण की स्थिति से वह प्रभावित हो। इसके बाद ड्रैक्स शांत हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि मैक्स के भीतर की पशुवत प्रवृत्ति को निखारा जा रहा है, जबकि उसका चेतन मन बंद था और वह सिस्टम की मधुर सूचनाओं पर नजर रख रहा था। जोड़ 1 स्टैमिना, जोड़ 1 सहन शक्ति, जोड़ 1 स्टैमिना। संतुष्ट दादा ड्रैक्स मुस्कुराए। लड़का आखिरकार सही रास्ते पर आ गया था। वह न केवल गुणों का संवर्धन कर रहा था, बल्कि उसका प्रशिक्षण उसकी मांसपेशियों की स्मृति और इच्छाशक्ति को भी निखार रहा था, जो भविष्य में एक योद्धा के रूप में उसकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण थे। लगभग 2 घंटे बाद मैक्स ने देखा कि लोगों का आना जाना बंद हो गया था और गुरुत्वाकर्षण कक्ष में प्रवेश करने के बजाय अधिक से अधिक लोग बाहर निकलने लगे थे। मैक्स ने अब तक 2 व्यायाम बदल दिए थे और अब वह सीढ़ी चढ़ने वाली मशीन के साथ प्रशिक्षण ले रहा था, क्योंकि वह अधिक गतिशील गतिविधि में अपनी मांसपेशियों पर दबाव डाल रहा था। मैक्स का दिमाग काफी देर से सुन्न हो चुका था। उसने अपने दिमाग से सभी तरह के भटकावों को दूर कर दिया था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अगला कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने पर था कि वह मशीन से नीचे न गिर जाए। चलो, मैक्स ने अपने बाईं ओर से एक तेज आवाज सुनी, लेकिन उसने ये देखने के लिए जरा भी मुड़कर नहीं देखा कि कौन चिल्ला रहा है या क्यों, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने एक पल के लिए भी अपना ध्यान भटकाया तो वह अपनी लय खो देगा और गिर जाएगा। लय में होना भी एक बेहद संतोषजनक लेकिन खतरनाक एहसास था, खासकर जब कोई वर्कआउट मशीन पर होता था, क्योंकि शरीर लगातार दिमाग को चेतावनी देता रहता था कि एक भी गलत कदम तबाही का कारण बन सकता है, और दिमाग लगातार अधिक से अधिक सतर्क होता जा रहा था। मैक्स के फेफड़े ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें सीसा भरा हो। हर सांस लेना उसके लिए एक संघर्ष और यातना थी। फिर भी दर्द के बावजूद वह आगे बढ़ता रहा। 2 घंटे 4 घंटे में बदल गए और प्रशिक्षण के लिए आए लगभग 50% छात्र अब तक कमरे से जा चुके थे। मैक्स द्वारा चपलता पर आधारित 7 और अभ्यासों को शामिल करने से उनकी गतिशील गति क्षमता में सुधार हुआ और अभ्यासों की संख्या 4 से बढ़कर 8 हो गई। पिछले 2 घंटों में कमरे में केवल 2 लोग बचे थे, जो अभी भी पसीना बहा रहे थे और अपना वर्कआउट जारी रखे हुए थे। वे मैक्स और सेबेस्टियन थे, जो चैम्बर के 5G हिस्से में बचे हुए केवल 2 लोग थे, जो टियर 0 के केवल 2 व्यक्ति थे जो अभी भी अपना प्रशिक्षण जारी रखे हुए थे। हिम्मत मत हारो, लगे रहो मेरे दोस्त, सेबेस्टियन ने मैक्स पर चिल्लाते हुए कहा, जिसने अजनबी की आवाज सुनी तो सही, लेकिन मुड़कर नहीं देखा कि वह कौन था। मैक्स के दिमाग में पिछले 8 घंटों से एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा था, जो उसे उसके जीवन के सबसे बुरे पलों को फिर से जीने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर एक और ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं थी जो उसे धक्का दे सके। अरे, शरीर हरकत में आओ, मेरे दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो, हम इस कमरे से निकलने वाले आखिरी से दूसरे नंबर पर नहीं हो सकते। सेबेस्टियन ने अपनी मुट्ठियों से अपने पैरों पर जोर से मारते हुए कहा और साथ ही ऊंचे चबूतरे पर मेढक की तरह उछल कूद करता रहा। समय बीतता गया और अंततः एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उस दिन के कठिन प्रशिक्षण को समाप्त कर दिया। विश्वविद्यालय सूचना, विश्वविद्यालय परिसर 5 मिनट में बंद हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण कक्ष में प्रवेश वर्जित है। सभी छात्रों को 1 मिनट में बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा।
जब मैक्स ने ये सूचना सुनी, तभी आखिरकार उसका ध्यान भंग हुआ और वह सांस लेने के लिए जमीन पर पीठ के बल लेट गया। अंत में मैक्स ने बाईं ओर मुड़कर देखा तो उसने सेबेस्टियन को भी उसी की तरह फर्श पर पड़ा हुआ पाया, जो मैक्स को देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। हमने कर दिखाया दोस्त, हमने पहला दिन पूरा कर लिया, कोई और इसे झेल नहीं सकता था, लेकिन हमने कर दिखाया, उसने कहा। मैक्स ने आसपास का जायजा लिया और पाया कि वह जगह वास्तव में खाली थी और अंत तक वहां कोई और नहीं था। वैसे मेरा नाम सेबेस्टियन है, आप कौन हैं? जैसे ही सिस्टम ने उन्हें बाहर टेलीपोर्ट किया, मैक्स ने जवाब दिया, रावण। बाहर निकलने पर मैक्स ने देखा कि हालांकि वे दोनों ही 5 गुना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर अकेले थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण कक्ष में लगभग 45 अन्य व्यक्ति थे जो अंत तक अंदर ही रहे और उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। प्रशिक्षण पूरा करने को लेकर मैक्स का गर्व पल भर में थोड़ा कम हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने प्रशिक्षण का सबसे निचला स्तर ही पूरा किया था। गुरुत्वाकर्षण में अचानक हुए बदलाव ने उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि अपने पैरों पर खड़े होने के उसके साधारण प्रयास के कारण वह हवा में उछल गया। हालांकि वह जल्द ही इससे अभ्यस्त हो गया, क्योंकि उसने प्रशिक्षण क्षेत्र के पास आसिवा को उसका इंतजार करते हुए देखा। आसिवा ने चुपचाप मैक्स की हालत का जायजा लिया और समझा कि अगर मैक्स इस हालत में चल भी पाए तो यह एक चमत्कार होगा, लड़ने की तो बात ही दूर। हालांकि उसका यह आकलन गलत था। मैक्स निस्संदेह कमजोर और थका हुआ था, लेकिन इतने लंबे समय तक अपनी आदिम प्रवृत्ति पर निर्भर रहने के कारण मैक्स अब पहले से कहीं अधिक निर्मम और अपने वास्तविक स्वभाव के प्रति अधिक सचेत हो गया था। चलो चलते हैं, मैक्स ने आसिवा से कहा। उसकी आवाज हौंफती हुई लग रही थी, फिर भी उसमें भरपूर शक्ति और जोश था। रावण, रुको, सेबेस्टियन चिल्लाया। जैसे ही मैक्स ने उसकी आंखों में देखने के लिए मुड़ा। कल ट्रेनिंग हॉल में मिलते हैं दोस्त, सेबेस्टियन ने कहा। अगर मैक्स के चेहरे के भावों में कोई बदलाव होता भी, तो सेबेस्टियन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि मैक्स के चेहरे पर उसे केवल उसकी ठंडी आंखें ही दिखाई देती थी, जिनसे कुछ भी पता नहीं चलता था। तुम्हारा साथी नहीं, मैक्स ने ठंडी आवाज में कहा और आसिवा के साथ चला गया। सेबेस्टियन कोने में मुस्कुराता रह गया। आसिवा ने देखा कि वापसी के रास्ते में मैक्स असामान्य रूप से ठंडा पड़ गया था। जंगल में राक्षसों से लड़ते हुए उसने एक भी शब्द नहीं बोला, मानो बोलना उसकी ऊर्जा की आपराधिक बर्बादी हो। उसकी हरकतें बहुत कम हो गईं, क्योंकि उसने अंत तक अपनी तलवार नहीं उठाई जब उसने उसका इस्तेमाल किसी राक्षस का सिर काटने या उसके शरीर में घुसाने के लिए किया। मैक्स की लड़ने की शैली में एक ही दिन में जबरदस्त सुधार हुआ और आसिवा को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। उसे यह नहीं पता था कि एक ही सेशन के बाद मैक्स की एजिलिटी स्टेट में जोड़ 2, एंड्योरेंस स्टेट में जोड़ 1 की बढ़ोतरी हुई थी और उसकी स्टेमिना बार पूरे 10 पॉइंट्स तक बढ़ गई थी। एक दिन के प्रशिक्षण के लिए यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी, और इससे मन में यह सवाल उठता है कि अगर मैक्स वास्तव में 9 लंबे महीनों तक एक आदर्श योद्धा बनने के मार्ग पर चलता, तो वह कितना सुधार कर पाता। मैक्स, तुम्हारी तृप्ति का स्तर कितना है? आसिवा ने पूछा, जब दोनों अपने अपने बिस्तरों पर गिर पड़े। 72, मैक्स ने जवाब दिया। सुबह कितना था? मुझे याद है मैंने तुमसे 95% से ज्यादा करने को कहा था, आसिवा ने पूछा। 96, मैक्स ने उत्तर दिया। तुमने एक ही दिन में 24% तृप्ति ऊर्जा खर्च कर दी। आसिफ ने पूरी तरह से हैरान होकर पूछा। उसने 30 सेकंड तक इंतजार किया, लेकिन मैक्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैक्स, आसिफ ने फिर पूछा। चूंकि मैक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए आसिवा को उठकर उसके कमरे में जाकर उसे देखना पड़ा, लेकिन मैक्स गहरी नींद में सो रहा था। प्रशिक्षण ने मैक्स के शरीर पर भारी असर डाला था और बिस्तर पर लेते ही वह सो गया। मैक्स की हालत को लेकर आसिवा की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह एक सामान्य पिशाच की तुलना में 3 गुना तेजी से तृप्ति ऊर्जा खर्च कर रहा था और निस्संदेह खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेल रहा था। हालांकि यह एक नेक प्रयास था जिसका आसिवा ने समर्थन किया, लेकिन मैक्स को अपनी नई नस्ल और सीमाओं की पूरी समझ न होने के कारण वह चिंतित थी कि मैक्स को खिलाने में एक दिन की लापरवाही से मैक्स की तृप्ति 60 से नीचे गिर सकती है और वह फिर से अपना नियंत्रण खो सकता है। मैक्स की नींद में खलल न डालते हुए आसिवा ने मन ही मन ये बात नोट कर ली कि वह सेवेरस से मैक्स के लिए भोजन की अधिक आपूर्ति सुरक्षित करने के बारे में बात करेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रशिक्षण शुरू होने से पहले हर सुबह मैक्स की तृप्ति 95% से ऊपर हो। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन मैक्स सुबह फिर से अपने खुशमिजाज अंदाज में लौट आया था। पिछले दिन की ट्रेनिंग से उसका पूरा शरीर दुख रहा था, लेकिन जब उसने अपना स्टैट पैनल देखा और अपनी प्रगति देखी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी।
किसी तरह सिर्फ सुबह अपनी माँ में बदल गया था, जिससे उसे तब तक खून पीना पड़ा जब तक कि उसकी तृप्ति 95% से ऊपर नहीं हो गई। उसके बाद ही वह सुबह विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुआ। असेवा ने सुबह मैक्स की लड़ने की शैली का अवलोकन किया, और यद्यपि यह उसकी मूल शैली में वापस आ गई थी, फिर भी इसमें ऊर्जा बचाने के तरीके के कुछ निशान थे, क्योंकि उसने युद्ध में की जाने वाली कई अनावश्यक गतिविधियों से छुटकारा पा लिया था, जाहिर तौर पर बाद में आने वाले क्रूर प्रशिक्षण के लिए अपनी ऊर्जा बचा रहा था। दोनों विश्वविद्यालय पहुंचे, वे व्याख्यानों के लिए अलग हो गए और मैक्स व्याख्यान के तुरंत बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हॉल में चला गया, क्योंकि आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का दिन था। ग्रेविटी हॉल के विपरीत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हॉल में चारों ओर अनगिनत प्रशिक्षक मौजूद थे, जो वजन के साथ, डमी पर और जोरदार व्यायाम के माध्यम से प्रशिक्षण की निगरानी कर रहे थे। मैक्स ने 10 घंटे तक इसका इस्तेमाल करने का शुल्क चुकाया, क्योंकि अंदर मौजूद प्रशिक्षक ने उससे पूछा कि वह युद्ध में कौन सा हथियार पसंद करता है, और मैक्स का जवाब सुनने के बाद उसने उसे 25 किलो की एक भारी तलवार थमा दी। 2.5 घंटे तक ओवरहेड स्लैश करो, अगले 2.5 घंटे तक क्रॉस स्लैश करो, फिर 2.5 घंटे तक थरस्ट करो और आखिर में 2.5 घंटे तक हिप स्लैश करो। प्रशिक्षक ने मैक्स को निर्देश दिए और एक बार करतब दिखाकर दिखाया। अगर तुम इसे सही तरीके से करोगे तो तुम्हें विश्वविद्यालय की सूचना सुनाई देगी, अगर नहीं करोगे तो नहीं, प्रशिक्षक ने मैक्स के कंधे पर थपथपाते हुए कहा और वहां से चला गया। मैक्स को 25 किलो की तलवार अविश्वसनीय रूप से भारी लग रही थी। वह जिस तलवार का इस्तेमाल कर रहा था उसका अधिकतम वजन 5 किलो था, और वह उसे हाथ में फुर्तीला महसूस करने का आदी था, जो उसके हाथ में मौजूद इस तलवार के खुरदुरे और भारीपन से बिल्कुल अलग था। तुम देर से आए हो, साथी, मैक्स ने अपने बाईं ओर से किसी को कहते सुना। तभी उसने देखा कि सेबेस्टियन 30 किलो की तलवार से एक डमी पर ऊपर से वार कर रहा है। मैक्स ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी, फिर प्रशिक्षक द्वारा दिखाए गए तरीके से ओवरहेड स्लैश करने के लिए अपनी मुद्रा ग्रहण की। गलत, ड्रैक्स ने कहा जैसे ही मैक्स ने अपना पहला वार किया, और जैसा उसने कहा था, उसे कोई विश्वविद्यालय की सूचना नहीं सुनाई दी। तलवार चलाते समय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब तलवार निशाने पर लगती है तो वह झुकी हुई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर की मांसपेशियां संतुलित नहीं होती। आपकी दाहिनी मांसपेशियां बाईं मांसपेशियों से ज्यादा मजबूत हैं, जिससे ये झुकाव होता है। इसे ठीक करने पर पूरा ध्यान दें और धीरे धीरे आपकी दोनों मांसपेशियां संतुलित हो जाएंगी। दादा ड्रैक्स ने मैक्स को निर्देश दिया। मैक्स ने ड्रैक्स द्वारा सिखाई गई बातों का पालन किया, और हालांकि उसे सही स्लैश के लिए अपनी पहली विश्वविद्यालय अधिसूचना सुनने में 20 मिनट लगे, लेकिन उसके तुरंत बाद उसे 1/10 अधिसूचनाएं मिलने लगी। गुरुत्वाकर्षण कक्ष की तुलना में प्रशिक्षण काफी हल्का था, लेकिन पहले की तरह उसके फेफड़े भारी नहीं लग रहे थे, बल्कि आज उसकी बाहें भारी लग रही थी। प्रशिक्षण के लगभग 1 घंटे बाद ही 25 किलो की तलवार मैक्स को 250 किलो की लगने लगी, क्योंकि उसके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह अपनी बाहों को घुमाता रहे। सोचो ये सोफी मैक्स है, सोचो ये वो झूठी, धोखेबाज कमीनी है। मैक्स के धीमे पड़ते ही ड्रैक्स ने जोश बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस पुराने एआई के लिए आज काम का एक और बड़ा दिन था। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच पृथ्वी पर धिक्कार है, उसने तो नामांकन ही नहीं कराया। पृथ्वी के सबसे ताकतवर टूर्नामेंट की अंतिम सूची देखकर बेनेडिक्ट ने जोर से गाली दी। द अर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसका आयोजन स्वयं रुद्र ने किया था, जहां पूरे ग्रह से युवा प्रतिभाओं को मार्शल आर्ट शैली के टूर्नामेंट में लड़ने के लिए एक मंच दिया जाएगा, और प्रत्येक श्रेणी में विजेता को 200,000 सोने के सिक्के जीतने या एक विशेष मनोकामना पूरी करने का मौका मिलेगा। हाल के दिनों में मैक्स के हाथों झेली गई अपमानजनक हार के बाद बेनेडिक्ट इस टूर्नामेंट को खुद को साबित करने के अवसर के रूप में देख रहा था, क्योंकि उसे न केवल पैसों की सख्त जरूरत थी, बल्कि एक ऐसे मंच की भी जरूरत थी जो उसे मैक्स को करारा जवाब देने में मदद करे। टूर्नामेंट को 2 वर्गों में बांटा गया था, अंडर 19 और ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी में बेनेडिक्ट जैसे कमजोर खिलाड़ी के लिए जीतना एक असंभव सपना था, क्योंकि वहां मजबूत और कुलीन योद्धा भाग ले रहे थे। हालांकि चूंकि वह केवल 18 वर्ष का था, इसलिए अंडर 19 कैटेगरी उसके लिए उपलब्ध थी, और उसे लगा कि उसके पास जीतने का अच्छा मौका है। बेनेडिक्ट को पूरा यकीन था कि मैक्स भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा, क्योंकि टूर्नामेंट को लेकर काफी चर्चा थी और इनाम भी बड़ा था, लेकिन मैक्स के ऐसा न करने पर उसे निराशा हुई। मैक्स, भले ही तुम मुझसे लड़ना न चाहो, लेकिन अंत में तुम्हें मुझसे ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जीतने के बाद मैं अपनी इच्छा का इस्तेमाल करके तुम्हें एक और मुकाबले के लिए चुनौती दूंगा।
बेनेडिक्ट ने मन ही मन ठान लिया, क्योंकि उसने 2 महीने बाद होने वाले टूर्नामेंट की तारीख देखी और तब तक और भी मजबूत बनने का संकल्प लिया। विश्वविद्यालय सूचना, आपने सही स्ट्राइक मारी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विश्वविद्यालय सूचना, आपने सही स्ट्राइक मारी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विश्वविद्यालय सूचना, आपने सही स्ट्राइक मारी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विश्वविद्यालय सूचना, आपने सही स्ट्राइक मारी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विश्वविद्यालय सूचना, आपने सही स्ट्राइक मारी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विश्वविद्यालय सूचना, आपने सही स्ट्राइक मारी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मैक्स को लगातार कई नोटिफिकेशन मिलने लगे क्योंकि उसने पहली बार लगातार 6 तलवार के वार सही किए थे। वह लगभग 8 घंटे से लगातार प्रशिक्षण ले रहा था और अपने प्रशिक्षण के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। मैक्स को अपनी दाहिनी भुजा की मांसपेशियों में तीव्र खिंचाव महसूस हो रहा था, जबकि उसकी बाईं भुजा की मांसपेशियां कसी हुई और संकुचित थीं। इसका कारण यह था कि मैक्स जीवन भर दाहिने हाथ से काम करता था और रोजमर्रा के कार्यों में बाएं हाथ की तुलना में अपने दाहिने हाथ का उपयोग करना पसंद करता था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दाहिनी भुजा की मांसपेशियों का संज्ञानात्मक विकास बेहतर हुआ और बाईं भुजा का विकास धीमा रहा। हालांकि तलवारबाजी करते समय सही मुद्रा बनाए रखने से उसकी मांसपेशियों को समान मात्रा में बल लगाने की आवश्यकता होती है, जिससे बाईं मांसपेशी में तनाव और दाईं मांसपेशी में शिथिलता आती है। पूरे दिन में मैक्स की ताकत में केवल जोड़ 2 अंक की वृद्धि हुई थी। हालांकि वह समझ गया था कि ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि सही वार करने और गलत वार करने का उसका अनुपात बहुत ही खराब था। आज के प्रशिक्षण का सबसे अच्छा हिस्सा यह था कि विश्वविद्यालय मैक्स द्वारा किए गए तलवार के हर वार की जांच कर रहा था और जब भी उसका तलवार का वार थोड़ा सा भी गलत होता था तो उसकी सूचना सुनाई नहीं देती थी, बल्कि केवल तभी सुनाई देती थी जब वह बिल्कुल सटीक होता था। यह अतिरिक्त समय निश्चित रूप से मैक्स को तलवारबाजी का एक मजबूत आधार प्रदान करेगा और केवल सटीक प्रहारों के लिए उसकी मांसपेशियों की स्मृति को विकसित करेगा। यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ मानव प्रशिक्षक भी एक छात्र के प्रशिक्षण में इतनी छोटी खामियों को पकड़ नहीं पाते थे, और यह निस्संदेह मैक्स के लिए एक बड़ा फायदा था। अंततः 10 घंटे का प्रशिक्षण समाप्त हो गया और कमरे में मौजूद विभिन्न प्रशिक्षण प्रशिक्षकों ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा, क्योंकि जिस क्षण मैक्स ने अपनी 25 किलो की तलवार छोड़ी, उसे लगा जैसे उसकी बाहें अचानक भारहीन हो गईं। प्रशिक्षण के बाद सेबेस्टियन ने मैक्स की पीठ थपथपाने की कोशिश की, हालांकि उसके हाथ द्वारा लगाया गया बल उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक था और उसने मैक्स की पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़। मैक्स ने मुंह फुलाया और सेबेस्टियन को घूर कर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह बदमाश उससे झगड़ा शुरू करना चाहता है। हालांकि सेबेस्टियन ने तुरंत माफी मांग ली, इसलिए मैक्स ने मामले को जाने दिया। मुझे माफ करना, भारहीनता सचमुच बहुत भयानक है, सेबेस्टियन ने कहा। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैक्स ने कहा। हालांकि उस समय उसे अर्धदेवता के रक्त की तीव्र लालसा हो रही थी। तो रावण, क्या मैं तुम्हारे और असिफ द ब्लडलेस के साथ कुछ समय बिता सकता हूँ? मैं अकेला हूँ और इस कठिन प्रशिक्षण के बाद छात्रावास वापस जाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी मदद मिल जाए तो अच्छा रहेगा, सेबेस्टियन ने मैक्स से पूछा। मैक्स ने कुछ देर सोचा और फिर सेबेस्टियन को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और कुछ देर तक सोचता रहा कि उसे टीम में शामिल करना उचित होगा या नहीं। उसने और असिवा ने इस बात पर चर्चा की कि उन्हें टीम के सदस्यों की भर्ती करने की आवश्यकता है, और हालांकि मैक्स आमतौर पर उस गोरे लड़के को पसंद नहीं करता था, लेकिन वह निश्चित रूप से मेहनती था और कुल मिलाकर एक अच्छा लड़का लगता था। मुझे पहले असिवा से पूछना होगा। 1 मिनट की चुप्पी के बाद मैक्स ने आखिरकार जवाब दिया। ओह, अब समझ में आया, असल बॉस तो वो महिला ही है। मैक्स के मुंह से उसकी बात सुनकर भौहें तन गईं और आखिरकार सेबेस्टियन ने यही कहा। बेवकूफ। सेबेस्टियन के शब्दों के चुनाव से उसे मूर्ख समझते हुए उसने और ड्रैक्स ने एक ही समय पर एक ही लहजे में हैरानी जताई। दोनों कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि असिवा मैक्स का इंतजार कर रही थी और सेबेस्टियन ने उसे देखकर गहरा प्रणाम किया। असिवा ने मैक्स से पूछा, ये सब क्या है? मैक्स ने असिवा को उसकी बांह से पकड़कर सेबेस्टियन से दूर खींच लिया, क्योंकि सेबेस्टियन इस बात पर चर्चा करने लगा था कि उस लड़के को उनकी टीम में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। असिवा को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, और थोड़ी देर बाद मैक्स ने सेबेस्टियन को इशारा किया कि वह घर वापसी की यात्रा में उनके साथ जा सकता है। मैक्स के हाँ कहने पर सेबेस्टियन सचमुच बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और बोला, इस कृपा के लिए धन्यवाद मेरी रानी असिवा। मैं जंगल में हमेशा आपकी रक्षा करने का प्रयास करूंगा। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है,
अगर तुम खुद को फर्श पर मौजूद कीटाणुओं से बचा सको तो इतना ही काफी होगा। असिवा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और मैक्स के साथ बाहर की ओर चलने लगी। उनके पीछे मुस्कुराता हुआ सेबेस्टियन रह गया। तारांकन 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 तारांकन। कुछ क्षण बाद उसी स्थान पर सेवरस अपने चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ाए फर्श पहुंच रहा था और धीमी आवाज में बुदबुदा रहा था, बेवकूफ लड़की, यहाँ कोई कीटाणु नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम का अपमान करने की। सेवरस को अपनी सफाई करने की क्षमता पर बहुत गर्व था और इस तरह की टिप्पणी उसके गर्व का अपमान थी। उसे पूरा यकीन था कि असिवा को पता था कि वह कहीं से सुन रहा है, इसीलिए उसने जानबूझकर वह टिप्पणी की। हालांकि आज उनके चेहरे पर शिकन का कारण असिवा की टिप्पणी नहीं थी, बल्कि सेबेस्टियन के आंकड़ों का निरीक्षण करने में उनकी असमर्थता थी। निरीक्षण को किसी श्रेष्ठ शक्ति ने रोक दिया था, एक निर्मम और भयावह शक्ति जिसने सेवेरस जैसे शीर्ष स्तर के चौथे शक्तिशाली व्यक्ति को भी कँपकँपी महसूस करा दी थी। लड़के पर नजर रखनी होगी, वो गहरे राज छुपा रहा है। सेवेरस ने मन ही मन इन बातों को याद करते हुए बुदबुदाया। आखिर कैंपस में मैक्स और असिवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की थी। मैक्स ने सेवरस नाम के किसी व्यक्ति को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया क्योंकि उसके पिछले जीवन में इस व्यक्ति का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि वह शायद एक महत्वहीन सहायक पात्र था, भले ही असिवा और ड्रैक्स उसे विशेष मानते थे। हालांकि मैक्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सेबेस्टियन के नाम को न पहचानने का कारण ये था कि सेबेस्टियन सिग्मा के भीतर उस नाम का इस्तेमाल नहीं करता था और टी1 तक पहुंचने पर भी उसने अभी तक अपना असली नाम नहीं अपनाया था। सेबेस्टियन की असली पहचान एस्मोडियस द रीपर बनने वाली थी, जो लूसिफर का एक कट्टर अनुयायी और एक नीच षड्यंत्रकारी था, जो अपने पिता के सबसे करीबी लोगों में घुसपैठ करने वाला था ताकि एक दिन उन्हें धोखा देकर मार सके और अपनी शक्ति लूसिफर को समर्पित कर सके। सेबेस्टियन के अंदर अभिमान के दानव राजा एस्मोडियस की आत्मा थी, जो अपने पात्र के स्तर 1 तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी ताकि वह लड़के की मृत्यु के बिना ही उस पर जबरन कब्जा कर सके। भीतर की आत्मा ही उस समय ईमानदार सेबेस्टियन के कान में मीठे शब्द फुसफुसा रही थी, और वही आत्मा थी जो खुद को और सेबेस्टियन को सभी जासूसी मंत्रों से बचा रही थी ताकि सेबेस्टियन के पहले स्तर तक पहुंचने से पहले उसका पता न चल जाए। अनजाने में ही मैक्स ने अपनी टीम में सबसे खतरनाक किस्म के दानव को प्रवेश दे दिया था। तलवारबाजी के प्रशिक्षण के बाद अगले दिन मैक्स की दिनचर्या तेजी से आगे बढ़ी और उसने अपना दिन पुस्तकालय में बिताया। पुस्तकालय के अंदर मैक्स ने अध्ययन की मेजों पर हर तरह के किताबी कीड़े मकोड़े बैठे हुए पाए। प्रशिक्षण कक्षों की तुलना में पुस्तकालयों के अंदर समय बिताने वाले लोगों में मांसपेशियों की स्पष्टता की कमी साफ दिखाई दे रही थी। पुस्तकालय के अंदर मैक्स का काम पहेलियां सुलझाना था और जाहिर तौर पर उसे हर पहेली सुलझाने पर एक स्टेट पॉइंट मिलता था। हालांकि दिक्कत ये थी कि उसे खुद ही इसका हल निकालना था और अगर उसे पहले से ही समस्या का उत्तर पता होता तो विश्वविद्यालय उसे कोई अंक नहीं देने वाला था। ड्रैक्स इस नियम का अपवाद था, क्योंकि विश्वविद्यालय ये निर्धारित नहीं कर सका कि मैक्स मन ही मन दादाजी से बात करते समय नकल कर रहा था या नहीं। हालांकि ड्रैक्स समय समय पर मैक्स का मार्गदर्शन करता था, लेकिन वह उसे बिना उत्तर बताए संघर्ष करने देता था, क्योंकि ड्रैक्स चाहता था कि मैक्स गहराई से सोचे और वास्तव में समस्या सुलझाने की मानसिकता विकसित करे। किसी समस्या को हल करने के पीछे की विचार प्रक्रिया वास्तव में महत्वपूर्ण थी और हालांकि मैक्स ड्रैक्स को अपने चीट के रूप में इस्तेमाल करके स्टेट पॉइंट्स हासिल कर सकता था, लेकिन यह वास्तव में उसके लिए फायदेमंद नहीं होता क्योंकि इससे उसकी महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित नहीं होती। इन पहेलियों में गणित की समस्याओं से लेकर रूबिक्स क्यूब जैसी पहेलियों और वस्तुओं को सुलझाने तक सब कुछ शामिल था। हालांकि जब किसी को इसे हल करने का तरीका पता होता था तो ये करना आसान था, लेकिन किसी समस्या को हल करना सीखने की प्रक्रिया ने मैक्स को कुछ बहुत जरूरी मस्तिष्क कोशिकाओं को विकसित करने में मदद की। पहले ही दिन मैक्स 3 पहेलियां सुलझाने में कामयाब रहा, जिससे कमरे में मौजूद हर कोई प्रभावित हुआ, जबकि सेबेस्टियन एक भी पहेली न सुलझा पाने के कारण निराशा से उसे घूर रहा था। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन संभवतः सभी प्रशिक्षण दिनों में सबसे महंगा दिन था, जो संविधान प्रशिक्षण था, क्योंकि इसकी कीमत प्रति घंटे 400 मेरिट पॉइंट थी, जिसका मतलब था कि मैक्स को केवल प्रशिक्षण पर ही लगभग 4000 मेरिट पॉइंट खर्च करने पड़े। सुबह के व्याख्यान के लिए पहले से भुगतान किए गए 500 मेरिट पॉइंट को जोड़ने पर उसका एक दिन का खर्च बढ़कर 4500 मेरिट पॉइंट हो गया, जिससे उसकी सारी बचत खत्म हो गई। शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान
मैक्स को पहले पूरी तरह से नंगा कर दिया गया और कुछ नर्सों द्वारा उसकी जांच की गई, जिन्होंने सावधानीपूर्वक उसके शरीर की हर हड्डी और हर मांसपेशी को महसूस किया। पहले 3 घंटों तक उन्होंने केवल इतना किया कि मैक्स के शरीर पर उन जगहों पर निशान बनाए जहां उन्हें कोई समस्या या दोष महसूस हुआ, और फिर उन्होंने उन चिन्हित रेखाओं के साथ मैक्स की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, और जहां भी उन्हें आवश्यक लगा उसकी हड्डियों में बारीक दरारें डाल दी। मैक्स को सचमुच यातना से गुजरना पड़ रहा था, और मास्क न हटाने की उसकी जिद के कारण वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने दर्द से कराहते हुए अपनी चीखों को दबाने के लिए माउथपीस नहीं पहना था। प्रक्रिया समाप्त होने से पहले उसका एचपी खतरनाक लाल स्तर तक गिर गया था और उसे उपचार के लिए जड़ी बूटियों के स्नान में डाल दिया गया था। अगर किसी को लगता था कि मांसपेशियों का फटना और हड्डियों का टूटना दर्दनाक था, तो उन्होंने निश्चित रूप से जड़ी बूटी वाले स्नान की भयावहता को महसूस नहीं किया था। पिछली प्रक्रिया में दर्द केवल उन जगहों तक सीमित था जहां मैक्स घायल था और कुछ ही नसों को प्रभावित कर रहा था, जबकि जड़ी बूटी वाले स्नान ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे उसकी त्वचा का हर इंच असहनीय दर्द से भर गया। संविधान प्रशिक्षण निस्संदेह कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि कुछ ठोस संवैधानिक सुधार देखने के लिए जिस हद तक पीड़ा से गुजरना पड़ता था वह सरासर हास्यास्पद था। 7 घंटे तक दिमाग सुन्न कर देने वाले स्नान के बाद मैक्स को केवल जोड़ 2 स्टेट पॉइंट ही मिले, क्योंकि इसके बाद उसका मूड काफी खराब हो गया था। आमतौर पर पहले सत्र में जोड़ 7 से जोड़ 1 तक का सुधार होना चाहिए, ऐसा मैक्स ने सुना था। हालांकि उसका आदिम पिशाच शरीर आम आदमी की तुलना में पहले से ही कहीं बेहतर और परिष्कृत था, इसलिए उसे ठोस सुधार के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। मैक्स के लिए एकमात्र सांत्वना यह थी कि सेबेस्टियन को अपने सत्र के बाद केवल 1 अंक ही मिला, और वह मैक्स से भी ज्यादा उदास था। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन शनिवार का दिन था और सप्ताह का आखिरी प्रशिक्षण सत्र सहनशक्ति प्रशिक्षण था, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने कई दौड़ मार्गों के साथ ऑक्सीजन की कमी वाला एक विशेष पहाड़ी क्षेत्र बनाया था। पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना खड़ी और संकरी ढलानों पर लगातार दौड़ते रहने से ही सहनशक्ति और धीरज दोनों का प्रशिक्षण हो जाता था। इस प्रशिक्षण के दौरान मैक्स और सेबेस्टियन पहली बार कंधे से कंधा मिलाकर दौड़े, क्योंकि दूसरे पक्ष की उपस्थिति दोनों के लिए एक अच्छा प्रेरक थी। दोनों में ही बहुत गर्व की भावना थी और उन्होंने एक दूसरे से पीछे रहने या सांस लेने के लिए एक पल भी रुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे उनकी कमजोरी प्रदर्शित होती। रावण, तुम जब चाहो आराम कर सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, सेबेस्टियन ने कहा। क्यों, तुम तो अभी से थक गए हो, मैक्स ने हौंफते हुए जवाब दिया। नहीं, मुझे ब्रेक की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि तुम हाँफ रहे हो, सेबेस्टियन ने जवाब दिया। मैं ठीक हूँ, मैक्स ने कहा, जबकि दोनों दांत पीसते हुए भागते रहे। अंततः दोनों के बीच रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों को लेकर एक मजबूत रिश्ता बनने लगा, क्योंकि धीरे धीरे मैक्स सेबेस्टियन की उपस्थिति का आदी हो गया और धीरे धीरे उसे एक ऐसा दोस्त पाकर खुशी होने लगी जो उसी लक्ष्य को साझा करता था और उसी तरह की कार्य नैतिकता रखता था। मैक्स अपने पिछले जीवन में कई लोगों से मिला था, लेकिन शायद ही किसी में मैक्स के जीवन में आए उतार चढ़ाव से पहले जैसी लगन या ऊर्जा थी, और सेबेस्टियन उन दुर्लभ लोगों में से एक था। सेवेरस के खिलाफ दौड़ के दौरान ड्रैक्स को मैक्स को एक बार भी धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अंत में दोनों ने 10 घंटे के कठिन प्रशिक्षण के बाद सहनशक्ति में जोड़ 4 अंक और अपनी स्टेमिना पैनल में 20 से अधिक अंक हासिल किए और चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ बाहर निकले। सप्ताह का आखिरी दिन रविवार था, जिसका मतलब था युद्ध प्रशिक्षण। ये वह दिन था जब शिक्षक आमने सामने की लड़ाई का निरीक्षण करते थे। रविवार को कोई व्याख्यान नहीं थे और विश्वविद्यालय जाने वाला प्रत्येक छात्र युद्ध के मैदान में मौजूद था, जहां वे या तो स्वयं लड़ रहे थे या किसी लड़ाई की निगरानी कर रहे थे। युद्ध क्षेत्र के भीतर कुल 32 युद्ध क्षेत्र थे, जिसका अर्थ है कि एक साथ कुल 64 लोग लड़ सकते थे। आमतौर पर एक स्पार फाइट लगभग 5 मिनट तक चलती थी, और चूंकि मुकाबला मैदान सुबह लगभग 5 घंटे खुला रहता था, इसलिए किसी भी रविवार को मैदान में लगभग 3,000,4,000 लोग कम से कम एक बार लड़ सकते थे। मैक्स का टोकन नंबर 1145 था, और जिस प्रतिद्वंद्वी से उसका मुकाबला हुआ वह उत्परिवर्तित ओर्क जाति का टियर 0 प्रतिद्वंद्वी था, जो अपनी 4 भुजाओं से 4 हथियार चलाता था। मैक्स को अपनी बारी आने के लिए पूरे 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उसे हर तरफ से काफी अच्छी स्पैरिंग का आनंद मिल रहा था। विश्वविद्यालय के सकारात्मक पहलुओं में से एक ये था कि यद्यपि इसमें नामांकित अधिकांश लोग अमीर बिगड़े हुए बच्चे थे,
वे सभी युद्धकला में शिक्षित थे, उन्हें कम उम्र से ही प्रशिक्षित किया गया था और उनमें उच्च स्तर का स्वाभिमान था जिसने उन्हें सभी सार्वजनिक परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। लड़ाई का स्तर अच्छा था, हालांकि मैक्स ने अपने जीवन में इससे कहीं बेहतर लड़ाइयां देखी थी, फिर भी वह विश्वासपूर्वक कह सकता था कि अकादमी के योद्धा आसानी से टियर 0 और टियर 1 प्रतिभाओं के शीर्ष 5% में थे। मैक्स को असिवा की लड़ाई देखने में भी मजा आया, जब वह एक एल्फ तीरंदाज का सामना कर रही थी। लड़ाई के दौरान असिवा न केवल बेहद फुर्तीली थी, बल्कि उसने अपने फेंकने वाले ब्लेड का इस्तेमाल भी घातक सटीकता के साथ किया, आने वाले तीरों को अपने ही खंजर के वार से रोककर दुश्मन को मात्र 2 मिनट 40 सेकंड के छोटे से समय में परास्त कर दिया। अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करने के बाद मैक्स को आखिरकार लड़ने का मौका मिल गया। शुरुआत में ही जैसे ही मैक्स अपने प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा हुआ, उसने गौर किया कि दोनों के बीच कद का काफी अंतर था जिसे ध्यान में रखना जरूरी था। वह ओर्क विशालकाय था, जिसकी लंबाई 9 फीट से अधिक और चौड़ाई 2 फीट से अधिक थी। वह किसी दानव की तरह बनावट वाला था। हालांकि ओर्क केवल टियर 0 का था, लेकिन उसकी नस्लीय ताकत का मतलब था कि वह उसी टियर के प्रतिद्वंद्वी की तुलना में काफी अधिक मजबूत था। अपनी 4 भुजाओं में 2 विशाल युद्ध कुल्हाड़ियों और 2 भारी तलवारों के साथ वह सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे भयावह प्रतिद्वंद्वी था। देखो, शिकारी कुत्ता जानवर का सामना कर रहा है। क्या नकाबपोश आदमी शिकारी कुत्ता नहीं है? वह तो ऑक के मुकाबले बहुत छोटा दिखता है। ऑक का आकार मायने नहीं रखता। वह शिकारी कुत्ता एक जादूगर है। वह बस दूरी बनाए रखेगा और लगातार अग्नि मंत्रों का प्रयोग करता रहेगा। ओह हाँ, वह एक जादूगर है। सभी की निगाहें मैक्स की लड़ाई पर टिकी हुई थी। तभी प्रोफेसर बीच में आए और उन्होंने मुकाबले के नियमों को समझाया। दोनों पक्षों ने अपने हथियारों को छुआ, फिर प्रोफेसर द्वारा लड़ाई शुरू करने का संकेत दिए जाने पर वे अलग हो गए। ऑक अपनी जगह पर डटा रहा और मैक्स के पहले कदम उठाने का इंतजार करता रहा, जबकि मैक्स आग का गोला बनाकर दूर से हमला करने के बारे में सोच रहा था। अरे 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 लड़के, ये तो बस एक अभ्यास है। अगर तुम यहाँ अपनी तलवारबाजी का हुनर नहीं दिखाओगे तो कब दिखाओगे? काया बनना छोड़ो और एक असली मर्द की तरह लड़ो। मैक्स की बात बीच में ही रोकते हुए ड्रैक्स ने जोर देकर कहा कि मैक्स शारीरिक लड़ाई लड़े, भले ही ये लड़ाई मैक्स के लिए नुकसानदायक ही क्यों न हो। मैक्स को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने दांत पीसकर अपनी तलवार निकाली और हमला कर दिया। मैक्स ने रेवस्लेशर के विंडस्लैश हमले का इस्तेमाल करते हुए हवा में तलवार से वार किया, जिससे ऑक को बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अवरोध पैदा करना। ऑर्क ने अपने चारों हथियारों को आपस में मिलाकर आसानी से आने वाले हवा के वार को रोक दिया। साथ ही वह मैक्स पर पैनी नजर रखे हुए था, जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मैक्स ने तुरंत ही अपने से बड़े प्रतिद्वंद्वी के पैरों पर हमला करने की कोशिश की। लुढ़कते हुए उसने ऑर्क के पैरों पर वार किया। हालांकि ऑर्क इसके लिए तैयार था। वह कूदा और अपनी तलवारों से उस पर वार करने के लिए नीचे आ गिरा, जिसे मैक्स ने लुढ़कते हुए बड़ी मुश्किल से बचाया। ओ भीड़ इस बाल बचने पर दंग रह गई, क्योंकि मैक्स जैसे ही अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ, उसने अपनी छोटी तलवार से ऑर्क के दोहरे कुल्हाड़े के वार को रोकने की कोशिश की और हवा में उड़ गया। मैक्स लड़ाई के मैदान में 4 बार लुढ़का और गिरने से हुए नुकसान के कारण -40 HP की हानि होने पर रुक गया। मैक्स खड़ा हुआ, दांत पीसते हुए सीधे हमले के लिए वापस चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक जादूगर शारीरिक लड़ाई क्यों लड़ना चाहता है? क्या वह कुत्ता मंदबुद्धि है? मुझे लगता है कि वह उन लोगों में से एक है जो शारीरिक अक्षमता के बावजूद मजबूत प्रतिद्वंद्वियों का सामना करने में आनंद लेते हैं। पागल किस्म का आदमी, बिल्कुल सनकी। मुझे लगता है कि उसकी जादूगरी क्षमताओं की कोई न कोई कीमत जरूर होगी, वरना वह उनका इस्तेमाल कर लेता। उस वीडियो में उसे लगातार आग के गोले फेंकते देखकर मुझे वाकई शक हुआ। इसके लिए उसे कोई कीमत चुकानी पड़ी होगी। अपने दूसरे हमले में मैक्स अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करने में कहीं अधिक सतर्क था। उसने लुढ़कने का नाटक किया ताकि दुश्मन को लगे कि वह फिर से उसके पैरों पर निशाना साध रहा है, लेकिन जैसे ही ऑर्क अपनी तलवारों से वार करने के लिए नीचे आया, मैक्स ने एक रिवर्स ड्रॉप किक सीधे उसके जबड़े पर मारी, जिससे वह विशालकाय जीव अचेत हो गया। आह चवेकी वेव की ऑर्क बड़बड़ाया, क्योंकि क्षणिक स्तब्धता में उसने मैक्स को अपने पीछे से आते हुए नहीं देखा। मैक्स ने उसके घुटनों के पीछे की नसों पर वार किया, जिससे वह लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ा। मैक्स ने तुरंत अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और ठंडी आवाज में कहा, तुम हार गए। प्रोफेसर इस आकलन से सहमत हुए और उन्होंने मैक्स को मुकाबले का विजेता घोषित कर दिया, जिससे दर्शकों में मौजूद कई लोग चौंक गए।
ऐसा प्रतीत होता था कि मैक्स एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक जादूगर भी था और विश्वविद्यालय में उसकी लोकप्रियता निश्चित रूप से बढ़ रही थी। तीनों असिवा, मैक्स और सेबेस्टियन द्वारा आमने सामने की लड़ाई के पहले दिन प्रभावशाली प्रदर्शन करने के बाद कई बलों ने इस प्रभावशाली समूह पर ध्यान दिया। उसी शाम, उस थका देने वाले सप्ताह के आखिरी कार्यक्रम के लिए मैक्स मॉर्निंग स्टार ग्रह पर था। लगभग 10 दिनों के बाद लौट रहा था क्योंकि उसका गंतव्य रेड हैंड भाड़े के सैनिकों के समूह का मुख्यालय था। मैक्स पुराने प्रिंसिपल की सलाह का अक्षरशः पालन करना चाहता था और इसलिए उसने मॉर्निंग स्टार के अंदर निम्न स्तर के मिशन करके अपना सप्ताह समाप्त करने का फैसला किया। सेबेस्टियन उसके साथ गया और दोनों ने आपसी सहमति से लाल हाथ में शामिल होने का फैसला किया। रेड हैंड ग्रुप एक बेहद मशहूर भाड़े के सैनिकों का समूह था और यह खास तौर पर अपने निचले रैंक के सदस्यों के साथ सम्मान और देखभाल का व्यवहार करने के लिए जाना जाता था। हालांकि मैक्स और सेबेस्टियन द्वारा अन्य भाड़े के सैनिकों के समूहों की तुलना में इसे प्राथमिकता देने का कारण ये था कि रेड हैंड ग्रुप अपने उन सदस्यों के लिए कोई अनिवार्य मिशन नहीं रखता था जिन्हें समूह के कोर सदस्यों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। पंजीकरण प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल थी। कोई भी एक सोने के मामूली शुल्क पर समूह में शामिल हो सकता था और क्वेस्ट बोर्ड से किसी भी F रैंकिंग वाले क्वेस्ट को ले सकता था। मिशन पूरा करना साहसी रैंकों में प्रगति करने के 2 तरीकों में से एक था। दूसरा तरीका वरिष्ठ अधिकारी के सिफारिश पत्र के माध्यम से था। प्रत्येक F रैंक वाले सदस्य को E रैंक तक पहुंचने के लिए कम से कम 50 F रैंक वाले मिशन पूरे करने की आवश्यकता थी और मैक्स आने वाले वर्ष में केवल E रैंक तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। दूसरी ओर सेबेस्टियन कहीं अधिक महत्वाकांक्षी था क्योंकि वह जितनी जल्दी हो सके पदोन्नति पाना चाहता था और समय बीतने के साथ साथ और भी कठिन मिशनों को अंजाम देना चाहता था। मैक्स ने अपने छद्म नाम रावण से अपना पंजीकरण कराया और रेड हैंड समूह का एक गौरवशाली सदस्य बनने के लिए शुल्क का भुगतान किया, इस बात से पूरी तरह अनजान कि पृथ्वी से उसका पूर्व गुरु, वही व्यक्ति जो रहस्यमय परिस्थितियों में पहली जागृति के कुछ दिनों बाद ग्रह से गायब हो गया था, इस समूह का सबसे बड़ा वरिष्ठ सदस्य था। मैक्स अपना दिन लोगों के पिछवाड़े की सफाई करने या नागरिकों को पत्तियों से भरे उनके छत के साइलों को साफ करने में मदद करने जैसे तुच्छ कामों में बिताता था। इस प्रक्रिया में उसने मात्र 3 चांदी के सिक्के कमाए और एक ही दिन में 4 मिशन पूरे किए। एक ही दिन में 4 मिशन बुरा नहीं है। मैक्स के पीछे से एक तेज आवाज आई। मुड़कर देखने पर वह चौंक गया कि यह कोई और नहीं बल्कि मास्टर ऑफ कैस्ट था, जो मैक्स का साथी और स्कूल में उसका सीनियर था। धरती के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक। धन्यवाद, मैक्स ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी क्योंकि उसे डर था कि वह आदमी उसकी पहचान उजागर कर देगा। आजकल F रैंक में ज्यादा युवा मेहनत नहीं कर रहे हैं। वे आसमान छूना चाहते हैं और भर्ती होते ही C या B रैंक तक पहुंचना चाहते हैं। खुद को बड़ा आदमी समझते हैं। मास्टर ऑफ केस ने कमरे के एक कोने में रूठे बैठे सेबेस्टियन की ओर चिढ़ भरी नजर से देखते हुए कहा, अरे, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। सेबेस्टियन ने अपमान से चिढ़कर उस लड़के पर चिल्लाया। मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, बदमाश। अराजकता के स्वामी ने चिल्लाकर जवाब दिया। सेबेस्टियन ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका और उस व्यक्ति की ओर बढ़ा। हालांकि मास्टर ऑफ केस तक पहुंचते पहुंचते उसका गुस्सा शांत हो गया क्योंकि उसे कुछ ही क्षण पहले उस व्यक्ति के हाथों मिली अपनी अपमानजनक हार याद आ गई थी। जाहिर तौर पर मास्टर ओचोस संगठन के भीतर एक C रैंक का साहसी था और अगर सेबेस्टियन चाहता तो वह उसके लिए पदोन्नति पत्र लिख सकता था। हालांकि जब मास्टर ओचोस ने सेबेस्टियन के लिए यह एहसान करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी नज़र में सेबेस्टियन पदोन्नति का हकदार नहीं था, तो सेबेस्टियन ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी और हार गया। वह न केवल हारा, बल्कि यह एक करारी हार थी क्योंकि Tier 0 का सेबेस्टियन अपने Tier 3 के प्रतिद्वंद्वी के सामने टिक नहीं पाया, जिसने बिना कुछ किए ही उसे खेल खेल में हरा दिया। मेहनत जारी रखो, मास्टर ऑफ केस ने मैक्स के कंधे पर थपथपाते हुए कहा और सेबेस्टियन के कंधे को इतनी जोर से दबाया कि वह दर्द से कराह उठा। फिर वह चला गया। बेवकूफ, सेबेस्टियन ने दर्द से कराहते हुए अपना कंधा पकड़ लिया और गाली दी। हालांकि तीसरे स्तर के योद्धा ने सेबेस्टियन के दर्द भरी चीखों पर दिल खोलकर हंस दिया। मैक्स ये देखकर थोड़ा हैरान था कि उसके भाई के गिल्ड का एक सदस्य रेड हैंड समूह में शामिल हो गया है। हालांकि वह जानता था कि अगर पृथ्वी का इतना शक्तिशाली व्यक्ति इस गिल्ड में शामिल हो गया है तो पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा होगा। ऐसी बात जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके भाई को हो सकती है। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन
सप्ताह की शुरुआत एक बार फिर हुई और मैक्स के लिए यह एक बार फिर से थका देने वाली दिनचर्या थी। सप्ताह का पहला प्रशिक्षण निपुणता प्रशिक्षण था, एकमात्र ऐसा कौशल जो वह पिछले सप्ताह चूक गया था क्योंकि प्रधानाचार्य ने परिपूर्ण योद्धा का मार्ग दूसरे दिन ही शुरू किया था। बहुत सोच विचार के बाद मैक्स ने लोहारखाने में काम करना शुरू किया और शिल्पकारी की कला में बिल्कुल नौसिखिया होने की परीक्षा के बाद उसे असफल परियोजनाओं को पिघलाकर शुद्ध धातु में बदलने का काम सौंपा गया और गर्म गोल वस्तुओं को चपटा करने के लिए उन पर हथौड़ा मारना। लोहारखाने में काम करते हुए मैक्स को एहसास हुआ कि उसे लोहारखाने के अंदर काम करना बहुत पसंद है। हालांकि उसमें इसके लिए आवश्यक स्वाभाविक प्रतिभा की कमी थी, क्योंकि काम बहुत मजेदार होने के बावजूद उसे किसी न किसी तरह से बिगाड़ने की उसकी आदत बहुत मजबूत थी। लोहार के कारखाने में 10 घंटे काम करने के दौरान उसके पसीने से तर हथेलियों से लोहार का हथौड़ा 4 बार फिसल गया और एक बार वह उसके एक सहकर्मी सेबेस्टियन के सिर पर सीधा जा लगा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। हथौड़े से मारने का उसका कौशल इतना खराब था कि वह अक्सर जिस वस्तु पर हथौड़ा मार रहा होता था उसके केंद्र को चूक जाता था, जिससे वह वस्तु मेज से अजीब कोनों पर उड़ जाती थी और गर्म लोहे की गेंद से अन्य श्रमिकों को चोट लगती थी। हालांकि उनकी सबसे बड़ी गलती निस्संदेह तब हुई जब उन्होंने गलती से गेंद को गलत तरीके से मारा और वह सीधे एक महिला सहकर्मी के नितंब में जा लगी, जिससे वह दर्द से चीखने और चिल्लाने लगी। जब 10 घंटे पूरे हुए तो मैक्स को मुख्य लोहार द्वारा व्यक्तिगत रूप से डांट खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसने उसे लोहारखाने में अब तक का सबसे अक्षम छात्र करार दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये बोनस अध्याय संरक्षक एंटोन अंडस्को कार्टूनेन द्वारा प्रायोजित किया गया है। कृपया इसके लिए टिप्पणियों में उन्हें धन्यवाद दें। हम पावर स्टोन और गोल्डन टिकट के लक्ष्यों को हासिल करने के भी करीब हैं और यदि लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो कल संभवतः 3 अध्यायों वाला दिन हो सकता है। 2 महीने बाद और अंडर 19 पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धा प्रतियोगिता के विजेता बेनेडिक्ट डेविनोरम, उद्घोषक ने चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही बेनेडिक्ट ने जीत के जश्न में अपना दाहिना हाथ उठाया। 12 लाख दर्शकों की ओर से जयकार तालियों की गड़गड़ाहट चीखें गूंज उठी, क्योंकि बेनेडिक्ट को आखिरकार ऐसा लगा कि उसने अपना गौरव वापस पा लिया है। रुद्र ने भी ताली बजाई। जैसे ही वह लड़ाई के अखाड़े में उतरा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसने पहले फाइनल हारने वाले योद्धा की प्रशंसा की और फिर बेनेडिक्ट को उसकी जीत पर बधाई दी। धन्यवाद महान शकुनी, बेनेडिक्ट ने रुद्र के समक्ष आदरपूर्वक सिर झुकाया। युवक, तुम क्या चाहते हो, धन या कोई विशेष निवेदन? रुद्र ने बेनेडिक्ट से पूछा। महामहिम, मैं आपसे एक विशेष निवेदन करना चाहूंगी, बेनेडिक्ट ने कहा, और तभी भीड़ में चारों ओर से ओ की आवाजें सुनाई देने लगी। बोलिए, अगर यह उचित होगा तो इसे मान लिया जाएगा, रुद्र ने उत्तर दिया। इस टूर्नामेंट का पूरा उद्देश्य दुनिया में खुशी की भावना लाना और मानवता की सभी आशाजनक संभावनाओं में निवेश करना था, ताकि संसाधनों की कमी के कारण वे अपने विकास पथ में पिछड़ न जाएं। हालांकि मैंने अंडर 19 वर्ग जीत लिया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी जीत पूरी है, क्योंकि स्पष्ट रूप से अंडर 19 वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, आपका छोटा भाई मैक्स राजपूत, इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुआ था। मेरी इच्छा है कि मैं मैक्स से अपने अनुभव साझा करूं, ताकि मैं अपनी कमियों को जान सकूं और आगे चलकर सुधार कर सकूं। बेनेडिक्ट ने बहुत ही विनम्र स्वर में यह बात कही। हालांकि थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति उसके लहजे में छिपे व्यंग्य को समझ सकता था। ओह, मैं समझ गया, रुद्र ने धमकी भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आभा में थोड़ा सा उभार आया, जिससे बेनेडिक्ट पसीने से तरबतर हो गया। इस समय रुद्र का उस शरारती बच्चे के प्रति सारा सम्मान खत्म हो चुका था। हालांकि जयकार करती भीड़ को देखकर वह समझ गया कि उस बच्चे ने अपनी यह इच्छा मांगने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय चुना था। रुद्र ने अपनी आंखों को बंद करते हुए और अपनी आभा को समेटते हुए भीड़ पर अपनी नजरें दौड़ाईं, क्योंकि उसकी सुनने की असाधारण क्षमता से वह ये समझ सकता था कि अधिकांश लोग क्या फुसफुसा रहे थे और क्या सोच रहे थे। बेशक इसका इंतजाम हो सकता है अगर मैक्स के पास समय हो, मैं उससे संपर्क करूंगा, लेकिन मैं उसके सहयोग की गारंटी नहीं दे सकता। आखिर वह अपनी मर्जी से चलता है। रुद्र ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा, आपका आश्वासन ही काफी है, बेनेडिक्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, और रुद्र राजपूत के क्रोध के डर से जल्दी से वहां से चला गया। बेनेडिक्ट ने यहाँ अपनी चाल बखूबी चली थी, और अब रुद्र को मैक्स को आकर लड़ने के लिए कहना ही पड़ा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह एक काय के रूप में दिखाई देता जो लड़ाई से बचना चाहता था। लेकिन अगर वह आता तो उसे बेनेडिक्ट से लड़ना पड़ता, जो एक दुर्जय चैंपियन था और जिसने एक गहन टूर्नामेंट के माध्यम से अपनी इंद्रियों को तेज कर लिया था।
अगर मैक्स मान जाता है तो 1 हफ्ते बाद इसी अखाड़े में हमारी लड़ाई होगी। रुद्र ने घोषणा की और भीड़ ने उत्साह से तालियां बजाईं। हर कोई ये देखना चाहता था कि पृथ्वी का ये होनहार लड़का पिछले कुछ महीनों में क्या कर रहा था और कितना ताकतवर हो गया था। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच मैक्स, दादा ड्रैक्स, ये सब समझ से परे है। हफ हफ, ये बिल्कुल समझ से परे है। मैक्स ने गुरुत्वाकर्षण कक्ष में 9 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण के बीच तेज गति से आ रही वस्तुओं से बचते हुए बुदबुदाया। सिद्धांत के अनुसार, हालांकि यह असल के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन T0 पर एक विशिष्ट स्टेट मैक्सिमाइजेशन में प्रत्येक स्टेट के लिए 10-15 अतिरिक्त स्टेट पॉइंट मिलते हैं, लेकिन कभी भी 20 से अधिक नहीं। मैक्स ने अपने प्रशिक्षण के 6ठे सप्ताह के आसपास अपनी 4 मूलभूत विशेषताओं बुद्धिमत्ता, चपलता, सहनशक्ति और शक्ति में अधिकतम स्तर प्राप्त कर लिया था, और उनमें से प्रत्येक में 20 विशेषता अंक प्राप्त कर लिए थे, जिससे उसकी आदिम पिशाच जाति 99% जातियों की तुलना में अधिक क्षमता वाली एक शीर्ष जाति बन गई थी। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी शारीरिक क्षमता और चपलता, जिनमें प्रत्येक में जोड़ 30 विशेषता अंक प्राप्त हुए थे, अभी भी अधिकतम स्तर पर पहुंचने के कोई संकेत नहीं दिखा रही थी, जबकि मैक्स हर गुजरते दिन के साथ उनमें सुधार करना जारी रखे हुए था। आदिम पिशाच जाति निश्चित रूप से रहस्यमय है। मैंने कभी किसी को स्तर 0 पर प्रशिक्षण के माध्यम से 30 से अधिक विशेषता अंक प्राप्त करते हुए नहीं देखा है। यहाँ तक कि आपके उस अर्ध देवता मित्र ने भी, जिसके पास ईश्वरीय गुण है, 27 अंकों पर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया है। दादा ड्रैक्स ने कहा कि मैक्स पिछले 2 हफ्तों से लगातार हर दूसरे दिन अपनी फुर्ती और शारीरिक क्षमता का प्रशिक्षण ले रहा था। मैक्स 10 दिन पहले ही लेवल 30 पर पहुंचकर T1 में प्रमोट होने की निर्धारित सीमा तक पहुंच चुका था, हालांकि उसके आंकड़ों में अधिकतम स्तर पर पहुंचने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। सेबेस्टियन की बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि जब से उसे T1 में प्रमोशन मिला है, तब से उसका व्यवहार अजीब हो गया है? आजकल वह हमसे मुश्किल से ही बात करता है और उसकी आवाज भी बदल गई है। मैक्स ने ड्रैक्स से पूछा, तुम उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो, लड़के? वह तुमसे बहुत आगे निकल चुका है, वह पहले ही 35वें स्तर पर है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम खुद पर ध्यान दो। ड्रैक्स ने मैक्स को फटकारा। मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं उसे कोई घटिया E/D ग्रेड वाली क्लास न मिल गई हो और अब वह हमसे बात करने में शर्म महसूस कर रहा हो, जैसे मैं अपने पिछले जन्म में करता था। मैक्स ने जवाब दिया। वह सचमुच अपने दोस्त को लेकर चिंतित था। ये लड़का तो अर्ध देवता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे इस बात की चिंता होती कि जब रानी तुम्हें पहले स्तर पर पहुंचने के बाद कोई श्रेणी सौंपेगी तो क्या होगा। तुम निश्चित रूप से अधिक दृढ़ निश्चयी और एक अलग ही नस्ल के हो, फिर भी तुम वही निर्धन निकम्मे हो जो अपने पिछले जन्म में थे। हो सकता है कि तुम्हें फिर से F रैंक का पैदल सैनिक ही बनना पड़े। ड्रैक्स ने मैक्स के दिमाग में काले विचार भरते हुए कहा, जिससे मैक्स का ध्यान भटक गया और उसे एक प्रक्षेपास्त्र से चोट लगी। -67 HP। आह, धत तेरे की। मैक्स दर्द से कराह उठा। तभी ड्रैक्स ने आह भरते हुए कहा, लड़के, कभी भी अपना ध्यान मत भटकने देना। चलो फिर से शुरू करते हैं। वापस छात्रावास में असेवा ने अपने और मैक्स के कमरे के बीच लगे धातु के शटर को खोला और मुस्कुराते हुए मैक्स को देखा, जो बिना कमीज के बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी सांसों के पैटर्न से पता लगा सकता हूं कि तुम सच में सो रहे हो या नहीं, असिव ने मैक्स से कहा। दोषी, मैक्स ने आंखें खोलकर झांकते हुए असिव की ओर देखते हुए जवाब दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मैक्स ने असिव की तारीफ की, जिसके जवाब में असिव ने नाक सिकुड़ी। मैक्स, तुम तो बड़े नखरेबाज हो और लगता है कि जानवरों जैसी लड़कियों में काफी लोकप्रिय भी हो। असेवा ने मैक्स को फटकारा, जिससे वह शर्म से सिकुड़ गया। असेवा को आखिरकार मैक्स और उस बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की के बीच चल रहे अफेयर के बारे में पता चल ही गया, क्योंकि यह विश्वविद्यालय में खूब चर्चा का विषय था और वह पिछले 2 महीनों से मैक्स को इस बारे में लगातार चिढ़ा रही थी। पहले तो वह गुस्से में थी, लेकिन उस घटना के बाद से मैक्स जिस तरह से एकाग्र और मेहनती हो गया था, उसे देखकर असेवा ने गुस्सा न करने और इसके बजाय उसे चिढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि एक कर्तव्यनिष्ठ दोस्त यही करता है। मैक्स के बचाव में ये कहा जा सकता है कि उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं था और यह महज एक क्षणिक संबंध था। हालांकि असेवा को इस तरह के क्षणिक संबंध सबसे ज्यादा नापसंद थे। अगर मैक्स में प्लेबॉय जैसी प्रवृत्ति विकसित हो जाती और वह बेधड़क महिलाओं के साथ संबंध बनाता, तो असेवा उसे डांटती या शायद उससे रिश्ता भी तोड़ लेती, क्योंकि वह ऐसे लोगों के आसपास नहीं रहना चाहती थी जिनका कोई लक्ष्य या उद्देश्य न हो। हालांकि
मैक्स पिछले 2 महीनों से अपने प्रशिक्षण में पूरी तरह से समर्पित था। उसने किसी भी महिला की ओर एक नज़र तक नहीं डाली और यहाँ तक कि असिवा भी उसकी प्रतिबद्धता से प्रभावित थी। यही कारण है कि एक कर्तव्यनिष्ठ मित्र के रूप में उसने कुछ महीने पहले हुई शर्मनाक घटना को लेकर मैक्स को चिढ़ाने की पूरी कोशिश की। बेशक मैं लोकप्रिय हूँ सिव, बिस्तर पर मेरे कौशल की तो ख्याति ही है, मैक्स ने अपने चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान के साथ कहा। अरे चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे चेहरे पर एक घूंसा मार दूंगी, असिवा ने गुस्से से अपनी दाहिनी आंख फड़कते हुए कहा, क्योंकि वह मैक्स की इस बेशर्म हरकत को पचाने की कोशिश कर रही थी। पिछले कुछ महीनों में वह और मैक्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और अब वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने लगे थे। जंगल में उनका टीमवर्क त्रुटिहीन हो गया था और वे एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। हालांकि वे अब भी एक दूसरे से कुछ रहस्य छिपाते थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं साझा करते थे और उन्हें हासिल करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करने में मदद करते थे। समूह में 2 नए सदस्य भी शामिल हो गए थे, जिनमें सेबेस्टियन और एल्फ तीरंदाज अन्ना शामिल थे, जिसे असिवा ने पहले मुकाबले में हराया था, और वे चारों मिलकर एक अच्छी और एकजुट इकाई बन गए थे। मैक्स और सेबेस्टियन के बीच एक उभरती हुई दोस्ती दिखाई दे रही थी क्योंकि वे हर समय एक साथ प्रशिक्षण लेते थे, जबकि असिवा और अन्ना एक दूसरे के करीब थी क्योंकि वे दोनों राजकुमारियां थीं और अकादमी में एक ही तरह की शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। वे चारों छात्रावास से विश्वविद्यालय और वापस छात्रावास तक साथ साथ जाते थे और आपस में बातचीत करते थे। असिवा को केवल मैक्स पर ही पूरा भरोसा था, जबकि वह बाकी दोनों पर कड़ी नजर रखती थी। मैक्स के लिए केवल असिव ही उसकी असली पहचान जानता था, और हालांकि उसे सेबेस्टियन या अन्ना के सामने अपनी असली पहचान उजागर करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि उसे उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल वे उसे केवल रावण के नाम से ही जानते थे। तो मैक्स, तुम कब अपना लेवल बढ़ाओगे? तुम्हें पता है कि हर दिन लेवल 0 पर रखे रहने से तुम्हारा बहुत सारा कीमती एक्सपी बर्बाद हो रहा है, असिवा ने थोड़ी चिंता जताते हुए मैक्स से पूछा। मुझे नहीं पता असिवा, मेरी शारीरिक क्षमता और फुर्ती के आंकड़े अधिकतम नहीं हो पा रहे हैं और मैं अपनी सीमा तक पहुंचने से पहले ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैक्स ने थोड़ा निराश होकर जवाब दिया। तारांकन बज़ज़ज़ बज़ज़ज़ बज़ज़ज़। मैक्स ने अपना यूनिवर्सल फोन ढूंढने से पहले चारों ओर देखा और ये देखकर चौंक गया कि उसका भाई फोन कर रहा है। माफ कीजिए, भाई का फोन आ रहा है, मैक्स ने कहा, जिस पर असिव ने भौहें उठाई, लेकिन उसे निजता देते हुए धातु का शटर बंद कर दिया। मैक्स, हेलो रुद्र, आप कैसे हैं? मैक्स, मैं ठीक हूँ भाई, घर पर सब कैसे हैं? रुद्र, अगर तुम कभी कभार घर आते या कम से कम फोन करते तो शायद तुम्हें इसका जवाब पता होता। मैक्स, मुझे खेद है। रुद्र, अगले सप्ताह आपका क्या कार्यक्रम है? मैक्स, मुझे ट्रेनिंग और पढ़ाई दोनों करनी है भाई। रुद्र, पृथ्वी पर एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें इनाम के तौर पर स्वर्ण पदक या एक इच्छा पूरी करने का मौका था। अंडर-19 वर्ग में जीतने वाले चैंपियन ने अपनी इच्छा का इस्तेमाल कर लिया है और आपको लड़ाई के लिए चुनौती देने की इच्छा जताई है। आप मना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो किसी रविवार को आ जाए, सुबह परिवार के साथ बिताए, शाम को लड़ाई कीजिए और चले जाए। मैक्स, क्या मुझे ये करना ही होगा? रुद्र, नहीं, यह आपकी पसंद है। मैक्स, तेजी से सांस छोड़ते हुए, मैं वहां आऊंगा भाई, और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। रुद्र, ठीक है। रुद्र ने अपने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए हुए कॉल काट दी और अपने पालतू 9 पूंछ वाले जानवर फरबॉल के मुलायम फर को सहलाने लगा। उसे मैक्स की आवाज में आत्मविश्वास और उसकी जीत की घोषणा करने के घमंड का आनंद आया था। रुद्र अपने भाई में ठीक इसी तरह का आत्मविश्वास चाहता था और इसी बात ने उसे आश्वस्त किया कि मैक्स निस्संदेह अच्छा कर रहा है। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच मैक्स, असिवा, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, मुझे और पुण्यांक प्राप्त करने हैं, लगता है अगले कुछ दिनों तक मुझे नींद नहीं आएगी, मैक्स ने घोषणा की। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, असिवा ने कहा और मैक्स के साथ शिकार पर जाने की तैयारी में तेजी से कमर कसने लगी। जब उसने ऐसा किया तो मैक्स को अपने दिल में बेहद खुशी महसूस हुई। ऐसे ही क्षणों के कारण वह असिवा को बहुत महत्व देता था क्योंकि उसने उससे ये सवाल नहीं किया कि वह रात में जंगल में क्यों जा रहा था या उसके भाई ने फोन पर उसे क्या कहा था जिसके कारण उसे अगले कुछ दिनों तक नींद नहीं आएगी। उसका एकमात्र जवाब था, ठीक है, मैं आ रही हूँ, जो ये दिखाने का उसका तरीका था कि ठीक है, तुम जिस भी मुश्किल से गुजर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और मैक्स ने इसकी बहुत सराहना की।